हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं हाई बीपी की दवाइयों के बारे में, यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में हाइपोटेंशन की दवाइयों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की इस वीडियो में हम हाई बीपी की दवाइयों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लगभग सभी व्यक्तियों में देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन का मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति की नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अगर वो सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। आज की इस वीडियो में डॉक्टर द्वारा हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो लिखी जाती है, उन सभी मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हाइपरटेंशन के जनरल इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक सारी डिटेल आप सब लोगों को देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है और यहाँ कितने टाइप का होता है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हुआ है तो वो किन किन कारणों की वजह से हुआ है, अगर हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में दी जाने वाली सभी मेडिसिन्स के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिलती है, उसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है, और मेनली इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो कि क्लिनिक पे वर्क करते हैं या फिर हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ अ ब्लड प्रेशर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर नहीं करवाया था। हाइपरटेंशन को जानने से पहले आप लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में बहता है। ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगाए जाने वाला जो फोर्स होता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसे हम बीपी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है, जिसमें जो 120 होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 mmHg होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है 40 mmHg का, उसे पल्स प्रेशर कहा जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं व्हाट इज़ अ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है उसका बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। जब किसी कारणवश किसी व्यक्ति का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 mmHg या इससे अधिक हो जाता है, तथा जो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90 mmHg से अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है। हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है, जो विभिन्न डिजीज़ कंडीशन होती है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, क्रोनिक रीनल फेलियर या फिर सीवीए यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का एक प्रमुख रिस्क फैक्टर होता है। यानी कि जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो इन बीमारियों की कंडीशन में डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो बीपी का मेज़र करते हैं उस इक्विपमेंट का नाम क्या है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। बेसिकली हाइपरटेंशन होता है वो मेनली 5 टाइप का होता है, जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा हाइपरटेंशन का टाइप होता है वो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसे इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के हाइपरटेंशन का जो कोज होता है यानी कि कारण होता है वो अननोन होता है, लेकिन उसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक, स्मोकिंग हो गया। ये जो रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन के लगभग सभी मामलों में ये 90% मामलों में प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारा हाइपोटेंशन का टाइप है उसका नाम होता है सेकेंडरी हाइपोटेंशन। जैसा कि नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, इस प्रकार का हाइपोटेंशन शरीर में मौजूद किसी अन्य डिजीज़ कंडीशन के कारण होता है, जैसे कि एंडोक्राइन डिजीज़ कंडीशन,
न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन, वस्कुलर डिजीज़ कंडीशन, हार्ट डिजीज़ या फिर रीनल डिजीज़ के कारण सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है वो हो सकता है। प्रेगनेंसी में या फिर जो वेरियस टाइप की मेडिसिन होता है उनको लेने के बाद भी यह वाली जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। हाइपरटेंशन के लगभग सभी मामलों में 10% मामलों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मामले देखे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो हमारा हाइपरटेंशन का टाइप है उसका नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इस प्रकार के हाइपरटेंशन के दौरान जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो कि नॉर्मल 120 mm ऑफ Hg होता है वो बढ़कर 140 mm ऑफ Hg या फिर उससे अधिक हो जाता है तथा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली रहता है। तो इस प्रकार जो हाइपरटेंशन का जो टाइप होता है वो मेनली 50 से 55 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। चौथा जो हमारा हाइपरटेंशन का टाइप है उसका नाम होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सो इस प्रकार का हाइपरटेंशन के दौरान जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, यानी कि कुछ ही मिनटों में जो ब्लड प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 200 mm ऑफ Hg तक तथा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 mm ऑफ Hg तक पहुंच जाता है। पांचवा जो हमारा हाइपरटेंशन का टाइप है उसका नाम रहता है वाइट कोट हाइपरटेंशन। जैसा कि हम नाम से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के हाइपरटेंशन के दौरान जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर रहता है वो सामान्य स्थिति में नॉर्मली, लेकिन जब कोई वाइट कोट वाला यानी कि डॉक्टर या फिर अन्य कोई हेल्थ वर्कर उसका बीपी मेज़र करता है तो उस कंडीशन में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। आगे हम इसके कोजेज और सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कोजेज ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण और रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसे इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसका एग्जैक्ट कोज अननोन होता है। तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे कि एडवांस एज यानी कि बढ़ती हुई उम्र, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है उस कंडीशन में, स्ट्रेस लेता है, या फिर मेल सेक्स में महिलाओं की तुलना में मेल में इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा खाने में अगर वो बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करता है तो उस कंडीशन में भी प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के कोज बन सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो बॉडी में किसी अन्य डिजीज़ कंडीशन के डेवलप होने के कारण हो सकता है, जैसे कि रीनल फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशन, एंडोक्राइन डिजीज़ कंडीशन, या फिर ऐसी कुछ ड्रग्स होती है जिनको लेने के बाद भी आपके अंदर हाइपरटेंशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आगे अपन हाइपरटेंशन के दौरान उत्पन्न होने वाले सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं सिम्टम्स ऑफ द हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन के दौरान पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स अराइज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो हाइपरटेंशन के दौरान जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अराइज होते हैं वो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा सिम्टम होता है वो होता है हेडेक यानी कि सिर दर्द करना, उल्टी होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, एपिस्टेसिस यानी कि नाक से ब्लड आना, कन्फ्यूज़न, रेस्टलेसनेस, डिस्पनिया यानी कि पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो सकती है, एनोरेक्सिया यानी कि उसको भूख नहीं लगना, टिनिटस यानी कि कान में घंटियाँ सुनाई देना, या फिर सीवियर यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आना, हार्ट फेलर हो जाना, या फिर सेक्सुअल जो डिसफंक्शन है वो वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो जाना, हार्ट अटैक आना, विज़न लॉस हो जाना, या फिर बेहोश यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियस हो जाना, ब्लर विजन यानी कि उसको धुंधला दिखाई दे सकता है, और इन द केस ऑफ सीवियर कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो आगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन के द्वारा डॉक्टर ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो कि प्रिस्क्राइब करता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को एक डिस्क्लेमर दूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी बताई जा रही है वो केवल एजुकेशन पर्पज़ से है। आप विदाउट डॉक्टर की परमिशन के बगैर किसी भी इंजेक्शन या फिर टैबलेट का यूज़ ना करें, नहीं तो ये आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम जिस भी टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नेम, कंपोजिशन, यूजेज और डोज के बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे। सो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है उसका नाम होता है 8N25 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो
A1025 के नाम से मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है एटेनालॉल ड्रग प्रेजेंट रहती है। इस टैबलेट का यूज़ बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को कम करने यानी कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, इसके अलावा डिसरिथमिया की कंडीशन में या फिर एंजाइना पेक्टोरिस जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन है जिसमें पेशेंट के अंदर सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो ये 25 mg की टैबलेट होती है जिसको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार ओडी में यानी कि दिन में एक बार डेली इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है जिसका यूज़ हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है उसका नाम होता है लोटार्सस 50 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो लोटार्सस 50 के नाम से ये मिल जाती है, जो कि इंटास कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। लोटार्सस 50 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में इस ब्रांड से मिल जाती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें लोसार्टन पोटेशियम कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है। इसका भी यूज़ हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। 50 mg की ये टैबलेट होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में या फिर बीडी यानी कि दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है निकार्डिया रिटायर्ड 20 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो निकार्डिया रिटायर्ड 20 टैबलेट के नाम से मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। इसमें बात करें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें निफेडिपिन सस्टेंशन रिलीज इसमें 20 mg में प्रेजेंट रहता है और इस टैबलेट का यूज़ भी हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये 20 mg की टैबलेट होती है जिसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में या फिर डेली एक बार इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं जितने भी हमने आगे टैबलेट के बारे में डिस्कस किया है, अगर उस टैबलेट को लेने के बाद भी पेशेंट के सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है वो अगर कम नहीं हुई है तो उस कंडीशन में हम जिन टैबलेट का यूज़ करते हैं वो होती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ये जो ड्रग होती है वो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिडेंस को कम करती है तथा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मल बनाए रखने में मदद करती है। इन टैबलेट के एग्जाम्पल के बारे में देखें तो एटेनालॉल, मेटोप्रोलोल या फिर प्रोप्रानालोल टैबलेट जो होती है इन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखेंगे कि अगर पेशेंट को बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर टैबलेट से भी कोई आराम नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डायूरेटिक थेरेपी देते हैं, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि रीनल ट्यूबुल्स में या फिर सोडियम में वाटर और सोडियम का एक्सक्रेशन बढ़ा देती है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर सिम्टम्स की जो सीवियरिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो फ्रूसेमाइड, बुमेटामाइड ये जो ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स होती है उसको पेशेंट को दी जाती है। नोट यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि जो पेशेंट अस्थमेटिक होता है उस कंडीशन में उसको बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होती है इसका यूज़ नहीं किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जिसको जो हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन होती है उसको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज तथा योग करने की पेशेंट को सलाह दे। ओबेसिटी, अगर पेशेंट ओबेस है यानी कि मोटापा है तो उसको मोटापा कम करने की सलाह दे। माइंड को रिलैक्स रखें। पेशेंट को बोलें कि स्मोकिंग प्लस अल्कोहल दोनों को अवॉइड करें। खाने में अधिक मसालेदार या फिर जो फैटी भोजन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में या फिर हाइपरटेंशन की इंट्रोडक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक जितनी भी आपको जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।